हाय गाइस, आप कैसे हैं? क्या आपको साइंस सेकंड के क्वेश्चन को याद करने में प्रॉब्लम होती है? क्या आपको सारे क्वेश्चन देख करके उसके फिगर के आधार पे उत्तर नहीं दे पाते हैं? अगर ऐसा है तो आप सही जगह पर आइए हम आपके साथ पढ़ाएंगे नहीं, आपके साथ मिलकर पढ़ेंगे। किसी फिगर को देख करके हम कैसे आंसर लिखें या उस फिगर संबंधित कैसे प्रश्न बोर्ड के एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, वो भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। ध्यान रखना, आज के इस वीडियो में जितने भी फिगर दिए जा रहे हैं, अगर उसको आपने ध्यान से देख लिया, पक्का ध्यान से देख लिया, तो मिनिमम 20 मार्क्स, मैक्सिमम 30 मार्क के क्वेश्चन आपको मिलने वाले ही हैं। रीजन, जो फिगर आज हम लोग पढ़ेंगे उसमें कुछ प्रश्न तो हमें डायरेक्टली मिल जाएंगे फिगर के माध्यम से, और कुछ जो फिगर के माध्यम से नहीं मिलेंगे, तो ये फिगर को जब पढ़ेंगे हम लोग, इस आकृति को पढ़ेंगे, समझेंगे, इससे संबंधित क्वेश्चन आपको ब्लैंक में, ट्रू फॉल्स में, एक वाक्य के प्रश्न में, दो वाक्य के प्रश्न में, 2 नंबर प्रश्न में मिल जाते हैं। आइए बिना विलंब किए हुए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब आप ये सामने फिगर देख रहे हैं, आपको प्रश्न कैसा आएगा, ध्यान सुनिए। ये क्वेश्चन नंबर 3 का है और 3 नंबर क्वेश्चन होगा। ऑब्जर्व द फिगर गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। नीचे दिए गए चित्र को आप ऑब्जर्व कीजिए और इस फिगर के आधार पे जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो आप आंसर दीजिए। अब ध्यान रखना, इसमें हम ढेर सारे प्रकार के प्रश्न बना के आप बताते हैं, आप सिर्फ सुनते जाइए। आपके एग्ज़ाम के लिए यह वरदान साबित होगा, यह मेरा वादा है। क्वेश्चन नंबर 1, विच स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर फॉर्म द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसका मतलब इस फूल का वह कौन सा भाग है जो कि नर जननांग कहा जाता है। ठीक है, इस फूल में वह कौन सा भाग है जिसे हम नर जननांग कहते हैं। अब अगर ध्यान से आप देखना चाहें इसमें, तो इसमें देखेगा स्टेमन कंसिस्टिंग ऑफ एंथर फिलामेंट फॉर्म द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। इसमें जो आप स्टेमन देख रहे हैं, स्टेमन देख रहे हैं, लिखा गया है स्टेमन, इसमें 2 पार्ट हैं। ऊपर का जो फूला हुआ भाग है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एंथर, और नीचे का जो पार्ट डंठल आपको दिख रहा है ये, उसको हम बोलते हैं फिलामेंट। बात समझ में आ गई? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2, विच स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर फॉर्म द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसमें कौन सा हिस्सा है जो फीमेल पार्ट बताता है। आप बीच का हिस्सा देखिए, एकदम बीच का नीचे फूला हुआ भाग है, ये गोल बड़ा हुआ भाग है, इस भाग को हम बोलते हैं ओवरी, अंडाशय। ऊपर के भाग को बोलते हैं स्टाइल या वर्टिका, और अग्र भाग को बोलते हैं वर्टिकाग्र या स्टिग्मा। बात समझ में आई ना? स्टिग्मा का काम होता है, ये थोड़ा चिपचिपा होता है, इसमें कोई भी परागकण आते हैं तो चिपक जाते हैं और आगे इनमें निषेचन की, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया आरंभ होती है। क्वेश्चन नंबर 3, विच इज़ द प्रोटेक्टिव वर्ड इन द फ्लावर। इस फूल में वो कौन सा भाग है जो फूल को प्रोटेक्टिव होता है, फूल को प्रोटेक्ट करता है, फूल को बचाता है। तो आप देखें, वह पार्ट होता है इसका सबसे बाहरी भाग, जिसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं बाह्य दलपुंज। क्या बोलते हैं? कैलिक्स। बराबर है। ये जो आर्ट का नीचे का भाग है, सेपल दिख रहे हैं आप लोग, सेपल, एक पार्ट को सेपल बोलते हैं, पूरे को सामूहिक रूप से हम कैलिक्स बोलते हैं। ये इसका प्रोटेक्टिव पार्ट होता है। इस प्रकार से इस प्रश्न में आपने सारे प्रश्न देख लिए। और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे ये नीचे दिए गए आकृति क्या है, आप लिखेंगे नीचे दी गई आकृति ये पौधे की लैंगिक प्रजनन की इकाई है, लैंगिक प्रजनन की इकाई है। आइए देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या मिलता हमको है। अगले फिगर में दिया गया है, नीचे के आकृति को देख करके बताइए कि किस चीज़ का प्रतीक है, किसका चिन्ह है। अब आप देख रहे होंगे यहाँ नल बंद किया जा रहा है। आप लिखेंगे दिस सिंबल इंडिकेट दैट टू सेव वाटर क्लोज द टैप वेन एवर इट इज नॉट इन यूज। वी मस्ट प्रिजर्व एंड कंजर्व वाटर बाई स्प्रेडिंग अवेयरनेस अमंग द पीपल। इसका मतलब
यह आकृति हमें ये बता रही है, यह हमें चिन्हित कर रही है हमें पानी को बचाना चाहिए। जब आवश्यकता न हो नल को खुला न छोड़ें, नल को बंद रखें। हमें पानी की बचत करने के लिए लोगों में जागरूकता अभियान भी चलाना चाहिए, क्योंकि पानी क्या है? जल ही जीवन है। ये आकृति हमें यही बता रही है। ये फिगर क्या शो करता है? ये फिगर आप देख रहे हैं, प्लग लगा हुआ है, इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी से संबंध होगा। नीचे पत्तियां बनी हुई, मतलब ये हरित ऊर्जा से है। इसका मतलब हमें ऊर्जा के लिए, बिजली के लिए हरित ऊर्जा पर ज़्यादा जोर देना चाहिए, क्योंकि इसी से हमारा पर्यावरण संरक्षित रह सकता है और यह एक पर्यावरण हितैषी सिस्टम हो सकता है। अगली आकृति आप देख रहे हैं, इसमें ये पूछा गया है यह किस चीज़ का प्रतीक है? तो इसको बोलते हैं 3R मंत्रा, 3R मंत्र बोलते हैं। इसमें 3R है। पहला है रिसाइकल, रीयूज और रिड्यूस। मतलब यह हमें किसी चीज़ को बारंबार उपयोग करके उसके उत्पादन में घटोत्तरी करके हमें पर्यावरण को प्रदूषण से बचाना चाहिए। दिस साइन इंडिकेट दैट द प्रोडक्ट कैन बी रिसाइकल्ड एंड रीयूज्ड। सच प्रोडक्ट्स आर जनरली नॉन बायोडिग्रेडेबल। क्योंकि ऐसे प्रोडक्ट कुछ होते हैं हमारे पर्यावरण में जो आसानी से अपघटित नहीं होते, जैसे प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक थैलियाँ हो गई। अब आप आज इस समय देख रहे होंगे सरकार ने भी सख्त कदम उठाए हैं, प्लास्टिक की थैलियों पर बैन रखे हैं, क्योंकि यह आसानी से अपघटित नहीं होती है, कई वर्षों तक ज़मीन के अंदर पड़ी रहेगी, इसका डिस्ग्रेडेशन नहीं होता। और ध्यान रखना, जिन वस्तुओं का डिस्ग्रेडेशन जितना विलंब से होगा वह हमारे वातावरण में उतना ज़्यादा ही प्रदूषक फैलाने के लिए उत्तरदायी होती हैं। तो ये प्रतीक किसका है? रिसाइकल, रीयूज और रिड्यूस। ये आपने समझ लिया। अब आगे देखते हैं। ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नीचे की आकृति को देख करके कुछ प्रश्नों को आपको उत्तर देना है। अब ये प्रश्न क्या है, देखिए। विच एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड? इस सिस्टम में, इस आकृति में कौन से प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न की जाती है? तो ध्यान सुनिए, न्यूक्लियर एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन द सिस्टम। इस यंत्र के द्वारा नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न की जा रही है। प्रश्न नंबर 2, व्हाट इज दिस पावर प्लांट बेस्ड ऑन? यह जो पावर प्लांट है ये किस चीज़ पर आधारित होता है? तो बच्चों, यह पावर प्लांट जो होता है न्यूक्लियर एनर्जी पर आधारित होता है। दिस पावर प्लांट बेस्ड ऑन न्यूक्लियर एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बन सकता है इसमें? इन दिस एनर्जी जनरेशन इको फ्रेंडली? क्या यह इको फ्रेंडली है? आप क्या लिखोगे? यस, दिस एनर्जी generation is eco-friendly because air pollution do not rise in this system. It can be good source of the electrical energy. अगला प्रश्न क्या बनेगा? इस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग कर ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए कौन कौन से ईंधनों का उपयोग किया जाता है? इसमें बच्चों ईंधन के रूप में भारी नाभिक वाले तत्वों को लिया जाता है, परमाणुओं को लिया जाता है। अब भारी नाभिक कौन होते हैं? जिनके नाभिक स्वतः विखंडित होते रहते हैं, जैसे थोरियम है, पोलोनियम है। इनके नाभिक के विखंडन द्वारा हम इसमें ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। इसकी सीमाएं क्या हैं? ये सिस्टम पर्यावरण हितैषी है, इको फ्रेंडली है, लेकिन कभी कभी कुछ त्रुटिवश, कुछ अपनी कमी के कारण अगर कोई दुर्घटना हो गई, इससे होने वाले हादसे बेहद बेहद विनाशकारी हो सकते हैं। इतने प्रश्न आपके इस फिगर से बन रहे हैं। अगली आकृति देख सकते हैं। इसमें पहला प्रश्न यह आ सकता है, ड्रॉ ए डायग्राम ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया यह तंतुकणिका का आकृति है। आपको एग्जाम में आती है तंतुकणिका की आकृति बनाइए, तो आप आकृति बना करके यहाँ पर नाम जैसे इसमें दिया गया देख सकते हैं। दूसरा काम ये होता है, तंतुकणिका को पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस क्यों कहते हैं? वाई इज माइटोकॉन्ड्रिया कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल? क्योंकि तंतुकणिका में ही भोजन का ऑक्सीकरण होकर के श्वसन के माध्यम से ऊर्जा प्राप्त होती है, इसलिए इसे कोशिका का पावर हाउस कहते
हैं। ठीक है, इतने प्रश्न आपके इसमें बन सकते हैं, आपने देख लिया। अब अगला आगे, निम्नलिखित आकृति क्या प्रदर्शित करती है? ऑब्जर्व द फिगर एंड आंसर द क्वेश्चन, या व्हाट डू यू मीन बाय द फिगर गिवन एज बिलो। नीचे दिए गए फिगर से आप क्या समझते हैं? बच्चों, आपने पढ़ा होगा, यह एक प्रकार के अलैंगिक प्रजनन है। किसमें? एक कोष की प्राणियों में। यह अमीबा में होने वाले अलैंगिक प्रजनन की विधि है। अब अमीबा में दो प्रकार के प्रजनन होते हैं, एक होता है द्विविभाजन और एक होता है बहुविभाजन, बाइनरी फिजन एंड मल्टीफिजन। तो इसमें ये क्या होता है? ये द्विविभाजन है। द्विविभाजन होता कब है? द्विविभाजन अनुकूल परिस्थितियों में होता है, जब सिचुएशन उनके फेवर में होती है। अमीबा के माने भरपूर मात्रा में पानी होता है, भोजन होता है, तब ये होता है। इसमें होता क्या है? कोशिकाएं परिपक्व होकर के जब कोशिकाओं में पर्याप्त वृद्धि हो जाती है तो सबसे पहले इसके केंद्रक का विभाजन होता है। विभाजन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, फिगर नंबर आप 2 में देख सकते हैं। और फिर अगले में देखिए, केंद्रक का पूरा विभाजन हो गया। केंद्रक विभाजन होने के पश्चात तब फिर कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, और कोशिका द्रव्य का विभाजन होने के पश्चात 2 नए अमीबी बनकर के सामने आ जाते हैं। ध्यान रखना, यह एक कोश की प्राणियों में अलैंगिक प्रजनन की विधि है। और कौन सी? द्विविभाजन, बाइनरी फिजन। अब ध्यान ये देना, एक क्वेश्चन और में बनेगा। ये जो द्विविभाजन होता है 3 प्रकार का है, सरल, क्षैतिज, लंबवत। अमीबा में जो विभाजन हो रहा है वो सरल है, आगे और फिगर में बताऊंगा। पैरामीशियम में क्षैतिज या ट्रांसवर्सल होता है, और यूग्लिया में लॉन्गिट्यूडनस या लंबवत होता है। अब आइए देखते हैं आगे फिगर में क्या बोल। नीचे के दिए गए आकृति का निरीक्षण कीजिए और फिर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहली बात, ये आकृति है किस चीज़ की? बच्चों, ये आकृति मादा जननांग की है। किसकी है? मादा जननांग की है। इसमें आप यहाँ देख रहे हैं लिखा गया ओवरी या अंडाशय है। अंडाशय में डिंब का निर्माण होता है, और डिंब का निर्माण होकर के यहाँ से होते हुए वायु प्रकोष्ठ का होते हुए आप देख रहे हैं यहाँ है फैलोपियन ट्यूब, अंडवाहिका नलिका। इस नलिका द्वारा आगे बढ़ते हैं, और इसी अंडवाहिनी नलिका में ही स्पर्म के द्वारा इनका निषेचन होता है। निषेचन होकर इनका बनता है जायकोट, जिसे आप बोलते हैं युग्मनज। और युग्मनज की स्थापना होती कहाँ जाकर के? गर्भाशय में। नीचे गर्भाशय दिखा गया है, आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर यूटेरस। ठीक है, अब इसमें प्रश्न क्या बनेगा? अगला एक प्रश्न में है, क्या बच्चों में जो लिंग निर्धारण होता है, मतलब लड़का पैदा होता है या लड़की पैदा होती है, उसके लिए महिलाएं जिम्मेदार होती हैं? लिखोगे नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बात सच नहीं है। लड़का या लड़की पैदा होने के लिए माँ नहीं बल्कि पिता जिम्मेदार होता है, क्योंकि पिता के 23वीं जोड़ी का जो गुणसूत्र होता है उसमें X और Y गुणसूत्र होते हैं, जिसे हम विषम गुणसूत्र बोलते हैं, और उन्हीं गुणसूत्रों के द्वारा लिंग निर्धारण होता है। प्रश्न नंबर 2 है, महिलाएं लिंग निर्धारण में क्यों नहीं जिम्मेदार हो सकती हैं? क्योंकि महिलाओं में पाए जाने वाले सारे के सारे गुणसूत्र 23 जोड़े मतलब 46, ये सब समान होते हैं, जबकि पुरुषों में पाया जाने वाला 22 जोड़ी समान होता है। 23वीं जोड़ी का गुणसूत्र X और Y होता है, और X Y ही लिंग निर्धारण का काम करते हैं। ठीक है, आगे के देखते हैं कौन प्रश्न है इसमें। अब ये प्रश्न है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर ऑफ एनिमल्स एंड राइट देयर कैरेक्टरिस्टिक। नीचे दिए गए प्राणी के आकृति को देखिए और इनके लक्षण को लिखिए। अब ये फिगर आप देख रहे हैं बेटा, ये एक बिच्छू का फिगर है। आप लिखें कैसे? इसका जो संघ होता है आर्थ्रोपोडा संधिपाद प्राणी से है। इनकी विशेषता क्या होती है? इनके पैरों में संधियां होती हैं, जोड़ होते हैं। दीज एनिमल्स हैव ज्वाइंटेड अपेंडेजेज। अगला क्या है? बॉडी ऑफ दीज एनिमल्स इज ट्रेप्लोब्लास्टिक, इक्विलेमेट, बायलैटरल, सिमेट्रिकल एंड सेगमेंटेड। इनका जो शरीर होता है द्विपार्श्व सममिति होता है, और इनमें जो जनन स्तर होता है वो त्रिजनन स्तर होता है, और इनका जो वाय कंकाल होता है वह काइटिन का बना होता है, और ये हमेशा क्या होते हैं? एक लिंगी होते हैं। दीज एनिमल्स आर फाउंड इन द
डीपेस्ट ओशन टू हाईएस्ट माउंटेन। माने अब एक जानकारी और ले लो, ये जो संधिपाद प्राणी का संघ होता है, ये सारे संघ में, दुनिया में जितने भी संघ हैं प्राणियों के, सबसे बड़ा संघ संधिपाद होता है, क्योंकि सागर की गहराई से लेकर के पर्वत की चोटी तक इस प्रकार के जीव पाए जाते हैं। आगे देखते हैं फिगर। ये फिगर एक घोंगा का है। इसका संघ फाइलम क्या होता है? मोलस्का, मृदु कवचधारी प्राणी। इनकी पहले विशेषता सुन लीजिए। बॉडी ऑफ दीज एनिमल्स इज सॉफ्ट एंड स्लिमी। दीज एनिमल्स आर एक्वेटिक आर टेरेस्ट्रियल। बॉडी ऑफ दीज एनिमल्स इज ट्रिप्लोब्लास्टिक, इकोनोमेट, नॉन सेगमेंटेड एंड सॉफ्ट. Visceral mass is covered with the mantle. This mantle secretes hard calcareous shell. इसकी विशेषता सुनिए, ये मृदु कवचधारी प्राणी कहा जाता है। इसका शरीर मांसल, कोमल और मुलायम होता है, और जो सममिति होती है वह असममिति होती है। इनके शरीर में किसी भी अक्ष को हम दो भागों में बराबर काट नहीं सकते हैं। इनमें पाया जाने वाला एक सिक्रेशन होता है जिसे मेंटल कहते हैं। उस मेंटल के ही द्वारा इनकी चारों तरफ एक कठोर आवरण बनता है, जो इनका कवरिंग सुरक्षा कवच कहलाता है। ठीक है, इस आकृति को देख करके इसके लक्षण लिखिए। अब आप लिखिए कि आकृति किसकी है? स्टारफिश की है। इसका संघ क्या होता है? कंटक चर्मी, एकिनोडर्मा। विशेषता क्या होती है? विशेषता ये होती है, ये सारे प्राणी समुद्र में ही पाए जाते हैं। ये समुद्री प्राणी हैं, नंबर एक। और इनमें जो जनन स्तर होता है वह त्रिजनन स्तरीय होता है। और इनका शरीर का जो सिमेट्री होती है, सममिति होती है, वह रेडियल होती है, अरीय सममिति। दे परफॉर्म लोकोमोशन विद द हेल्प ऑफ ट्यूब फीट। इनके पाद नलिका होती है, उसके द्वारा ये गमन करते हैं। दीज एनिमल्स हैव गुड एबिलिटी ऑफ रिजनरेशन। इनमें पुनरुद्भवन की अपार क्षमता होती है, माने पुनरुद्भवन भी करते हैं। दीज एनिमल्स आर मोस्टली यूनिसेक्सुअल। प्रायः ये एक लिंगी प्राणी होते हैं। ठीक है, अब आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या आता है। अब तक जितने प्रश्न पढ़े सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन यह प्रश्न लगभग हर साल के पेपर में मिलता है। ये फिगर आप ध्यान से देख लीजिए। फिगर देखकर आपको बताना है कुछ प्रश्नों का उत्तर। पहला प्रश्न है, व्हाट इज फिगर रिलेटेड टू? यह फिगर किस चीज़ से रिलेटेड है? आप लिखेंगे यह जो आकृति है वह जैविक ईंधन प्रोडक्शन से संबंधित है, जैव ईंधन उत्पादन से संबंधित है। द फिगर इज रिलेटेड टू द बायोफ्यूल प्रोडक्शन। बात समझ में आई? पहला हो गया, ये आकृति किससे संबंध रखती है? इस आकृति का संबंध है जैविक ईंधन के उत्पादन से। प्रश्न नंबर 2, व्हाट इज प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फ्यूल? इसमें ईंधन के उत्पादन की प्रक्रिया क्या होती है? आप इसका आंसर सुनिए। बायोफ्यूल इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ थ्रू द बायोमास सेलुलोज इन प्रेजेंस ऑफ सोलर एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू द फर्मेंटेशन। इसमें जो ईंधन बनता है वह कैसे मिलता है? बायोमास से, मैं जैविक पदार्थों से बनता है, और सेलुलोज इन द प्रेजेंस ऑफ सोलर एनर्जी से बनता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो मिलती है फर्मेंटेशन में, इसमें प्रकिण्वन की क्रिया होती है, और उस प्रकिण्वन में फर्मेंटेशन क्रिया होती है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, उससे ईंधन मिलता है। प्रश्न तीसरा है, विच फ्यूल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस प्रोसेस? इस प्रोसेस के द्वारा हम कौन कौन से प्रकार के ईंधन प्राप्त करते हैं? बायोफ्यूल, जैविक ईंधन। बस एक प्रश्न में उत्तर है जैविक ईंधन। बायोफ्यूल इज इम्पॉर्टेंट एमंग द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ गुड एनर्जी। ये जो फ्यूल होते हैं कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? सॉलिड कोल डंग में, काउ डंग में, क्रॉप रिड्यूस जो है सड़े गले पेड़ पौधे पत्तियाँ होती हैं, और जो पत्तेदार सब्जियाँ होती हैं उनकी पत्तियों में, उनके तेलों में, अल्कोहल में, गैसेस में, गोबर गैस में और कोयले गैस में ये हमें मिल जाती हैं। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या। इस आकृति को देख करके इसके बारे में विवरण से लिखिए। तो आप यहाँ लिखेंगे, यह एक कोष की प्राणियों में अलैंगिक प्रजनन की एक विधि है जो कि अमीबा में होती है, और यह प्रतिकूल स्थितियों में होती है। जब स्थितियां प्रतिकूल होती हैं, ऑड होती हैं,
उसमें अमीबा अपने कोशिका के चारों तरफ एक मोटी दीवार बना लेता है। आप पहले आकृति देखिएगा, मोटी दीवार बनाता है जो व्हाइट रंग दिख रहा है। ये मोटी दीवार को हम बोलते हैं क्रिस्टी। क्या बोलते हैं? क्रिस्टी, ठीक है ना, या पुट्टी बोलते हैं। जब पुट्टी बन जाने के पश्चात इनके केंद्र का बारंबार विभाजन होता है। अनुकूल स्थितियां आने पर इनकी पुट्टी क्रिस्टी टूट जाती है और अनेक नए अमीबा बाहर निकल आते हैं। इस विधि को बोलते हैं बहुविभाजन, मल्टीफिजन इन अमीबा। इस आकृति में यह भी एक कोश की प्राणियों में अलैंगिक प्रजनन की विधि है। ये जो प्राणी आप देख रहे हैं ये अमीबा है। आप सबसे पहले ऊपर देखेंगे, ये अमीबा की एक मात्र कोशिका है, मदर सेल है। इसमें क्षैतिज विभाजन, ट्रांसवर्सल डिवीजन के द्वारा एक कोशिका से दो नई कोशिकाएं बनती हैं, दो नए पैरामीशियम बनते हैं, दो नए स्वतंत्र जीव बन जाते हैं। ठीक है। और यह आकृति भी एक कोशीय प्राणी में द्विविभाजन पद्धति द्वारा अलैंगिक प्रजनन दिखलाता है। इस प्राणी का नाम है यूग्लिना। यूग्लिना में लंबवत विभाजन द्वारा एक यूग्लिना से दो यूग्लिना में बन जाते हैं। ये भी द्विविभाजन की पद्धति में ही आता है। यह एक कोश की प्राणियों में होने वाले बडिंग माने मुकुलन पद्धति द्वारा प्रजनन दर्शाता है। इसमें होता क्या है, जो ईस्ट होते हैं, खमीर, अनुकूल स्थितियों में जब उनकी कोशिका में पर्याप्त वृद्धि हो जाती है, उनकी कोशिका में ऊपर की तरफ एक उभार बन जाता है। वह उभार धीरे 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 चेन के रूप में बढ़ करके फिर अपनी मातृ कोशिका से अलग होकर के नए ईस्ट को जन्म देता है। अब आप यहाँ देख रहे हैं स्टेज नंबर 1, स्टेज नंबर 2, स्टेज नंबर 3, और स्टेज नंबर 3 में जाकर के नए ईस्ट बन जाते हैं। ठीक है। इस आकृति में आपको बताया जाएगा कि यह बहुकोश की प्राणियों में होने वाले अलैंगिक प्रजनन की एक विधि है। ये जो प्राणी आप देख रहे हैं उस प्राणी का नाम है प्लेनेरिया। क्या है? प्लेनेरिया। प्लेनेरिया विशेषता होती है इसके शरीर के जितने भी खंड होते हैं, प्रत्येक खंड नए सजीव को जन्म देता है। ठीक है ना, इसे बोलते हैं खंडी रीजनरेशन, पुनरुद्भवन। ठीक है। ये भी एक कोश की प्राणियों में अलैंगिक प्रजनन की एक विधि है। नीचे दिए गए प्राणी को देख करके उनकी किसी दो विशेषता आपको लिखनी है। आप देखें, ये एक काकरोच है। इसका संघ क्या होता है काकरोच का? आर्थ्रोपोडा, संधिपाद प्राणी। इनके पैरों में क्या पाए जाते हैं? जोड़ पाए जाते हैं। और ये दुनिया का सबसे बड़ा संघ होता है। यह समुद्र की गहराई से लेकर के पर्वत की ऊंचाई तक पाया जाता है। ये दो लक्षण हो गए। एक कॉर्डेटा कशेरुकी प्राणी है, कबूतर है ये। इसकी विशेषता होती है इसकी हड्डियां खोखली होती हैं, वायु से भरी होती हैं, शरीर नौकाकार होता है, उड़ने में सहायक होता है। इसके अगले पैर पंख के रूप में रूपांतरित होकर उड़ने में सहायक होते हैं। मेढक, यह एक उभयचर प्राणी है। ये जल में भी रहता है और थल में भी रहता है, लेकिन प्रजनन के समय में कंपल्सरी आवश्यक रूप से इसे जल में ही जाना पड़ता है। इसके शरीर की बनावट और रचना जल और थल दोनों में रहने के लिए अनुकूलित होती है। जल में रहने के लिए इसका शरीर नौकाकार होता है, तैरने में सहायक होता है। इसके पैरों की अंगुलियों के बीच में जालिका होती है जिसे हम पादजाल कहते हैं, जो पतवार का काम करता है। और स्थल पर रहने के लिए यह फेफड़े से श्वसन भी कर सकता है। और साथ साथ में इसके अगले पैर छोटे और पिछले पैर लंबे होने के कारण यह लंबी ऊंचाई तक छलांग लगाकर अपने शरीर को साध सकता। इस आकृति में बीजाणुधानी द्वारा प्रजनन की विधि बतलाई गई है। ठीक है ना। यह कवक है, एक प्रकार का कवक है जो सड़ी गली नम जगहों पर उगता है। इसमें सबसे ऊपर के भाग को बीजाणु, जो गोल भाग है, बीजाणुधानी बोलते हैं। ठीक है ना। और इसके नीचे एक भाग को डंठल या तंतु बोलते हैं। जब बीजाणुधानियाँ परिपक्व हो जाती हैं तो फूट करके अनेक बीजांड दूर दूर तक बिखेर देती हैं, जो कि अनुकूल स्थिति आने पर पुनः से नए राजोपस को जन्मते देखते हैं। ठीक है। इस आकृति से आप क्या समझते हैं? आप लिखेंगे यह एक प्रकार के भोजन जाल की व्यवस्था है, जिसमें सबसे पहले नंबर पर आता है उत्पादक, माने हरी वनस्पतियाँ होती हैं जो भोजन का उत्पादन करती हैं, इसे उत्पादक कहते हैं। दूसरे नंबर पर आता है
बाकी उत्पादक के बाद जितने भी बचे हैं उनको हम बोलते हैं भक्षक। अब भक्षक कई कैटेगरी है। पहली कैटेगरी है प्राथमिक भक्षक। प्राथमिक भक्षक वो होते हैं जो शाकाहारी होते हैं, सिर्फ पौधों पर निर्भर करते हैं, जो कि इसमें टिड्डा है। अब टिड्डे को खाने वाला मेढक है, ये द्वितीय भक्षक है। मेढक को खाने वाली बिल्ली है, या यहाँ पर सांप भी हो सकता है, वो तृतीय भक्षक होगा। और जो आगे यहाँ पर चील है, बाज है, ये सर्वोच्च भक्षक है। और इस सर्वोच्च भक्षक को अब घटित करके मिट्टी में मिलाने वाले जीव को हम बोलते हैं सूक्ष्म जीव। क्या बोलते हैं? सूक्ष्म जीव। आप क्या बोलेंगे? प्राइमरी कंज्यूम, इसमें क्या, व्हाट डज दिस फिगर शो? द प्राइमरी कंज्यूमर ग्रॉस हॉपर, सेकेंडरी कंज्यूमर फ्रॉग, टेरिटरी कंज्यूमर स्नेक, एपेक्स कंज्यूमर ईगल है, और डिकम्पोजर फंगी, बैक्टीरिया एंड प्रोड्यूसर हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, डीएनए से क्या समझते हो? और एक डीएनए की नामांकित स्वच्छ आकृति बनाइए। आप ये आकृति यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। आप क्या लिखेंगे? डीएनए इज द डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड, a self-replicating material which is present in the nearly all living organism, is the main constituent of the chromosome. It is the carrier of genetic information. मतलब क्या हुआ? डीएनए क्या होता है? डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड। यह अपनी प्रतिकृति, अपनी जैसी आकृति बनाने में निपुण होते हैं, और इसके लिए जो मटेरियल मिलता है वो लगभग सारे सजीवों की कोशिकाओं में पाया जाता है, जिसको हम क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। और ये क्रोमोसोम माने गुणसूत्र ही क्या करते हैं? गुणसूत्र ही माता पिता के गुणों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का काम करते हैं। अर्ध गुणसूत्रीय विभाजन की आकृति बनाइए, उसको एक्सप्लेन कीजिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह पहली कोशिका मुख्य कोशिका है। मुख्य कोशिका में क्या होता है? क्रोमोसोम्स बड़े पतले होते हैं, बारीक होते हैं, तंतुमय होते हैं, वो दिखाई नहीं देते हैं। जब इनकी विभाजन की प्रक्रिया होती है, मुख्यतः दो घटकों में है, एक है केंद्रक का विभाजन और दूसरा है जीव द्रव्य का विभाजन। तो पहले हम केंद्रक में देखते हैं। केंद्रक में 4 अवस्थाएं होती हैं। पहले आप देखते हैं प्रोफेज है। प्रोफेज में क्या होता है? प्रोफेज में इसके जो गुणसूत्र होते हैं छोटे होते हैं, मोटे हो जाते हैं और दिखाई देने लग जाते हैं। दूसरी बात, इसका जो तारक काय होता है, तारक काय सेंट्रोमियर, वह 2 भागों में, अब देखो तारक काय ऊपर दिख रहा है तारे की तरह, दूसरी फिगर में 2 किनारों पर आ गया है। तारक काय 2 किनारे पर आ जाता है। और तीसरे फिगर में जिसे मेटाफेज बोलते हैं, मेटाफेज में क्या होता है? ये जो गुणसूत्र होते हैं एक दूसरे के समांतर में लग जाते हैं, और तारक काय से पतले तंतु निकलते हैं, पतले तंतु निकलते हैं, वो तंतु आकर के गुणसूत्रों से जुड़ जाते हैं। किसमें? मेटाफेज में। एनाफेज में क्या होता है? एनाफेज में ये तंतु अपनी तरफ खींचते हैं, खिंचाव डालते हैं, पुल करते हैं। तो खींचने से क्या होता है? गुणसूत्र जो है टूट करके दोनों सिरों पे चले जाते हैं। आप फिगर नंबर 3 देखिए, एनाफेज में अपने सिरे पे चले जाते हैं, और सिरे पे जाने के पश्चात में अब यहाँ से फिर प्रक्रिया कौन सी होगी? जो आप प्रोफेज में देखे थे उसका उल्टा, केंद्रक कला बनने लगेगी, केंद्रिका बन जाएगी, और ये गुणसूत्र धीरे 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 क्या होते जाएंगे? पतले होते जाएंगे, अदृश्य होते जाएंगे। अब इस प्रकार से ये 2 केंद्रक, एक ही कोशिका में 2 केंद्रक बन जाएंगे। फिर टीलोफेज में क्या होता है? 2 स्वतंत्र केंद्रक बन जाते हैं। अब अगली अवस्था इसमें आएगी जो कि इसमें इस फिगर में नहीं है, उसमें कहते हैं कोशिका द्रव्य का विभाजन। उसमें कोशिका द्रव्य विभाजित होकर के 2 नई कोशिकाओं को जन्म देता है। ठीक है, इस आकृति को देख करके आपको क्या समझ में आता है? ये आकृति हमें बताती है फूड चेन के बारे में, खाद्य श्रृंखला। आप सबसे पहले प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर कौन होता है? हरी वनस्पतियाँ होती हैं। ये पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य के प्रकाश से भोजन बनाती हैं। ये है उत्पादक, कहते हैं वनस्पतियों के। उत्पादक के बाद नंबर आता है उपभोक्ताओं का, कंज्यूमर का। अब एक कंज्यूमर अपने अपने क्षमता के आधार पर कई कैटेगरी बांटे गए हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, सर्वोच्च। प्राथमिक कौन होता है? सारे शाकाहारी प्राणी प्राथमिक होते हैं, क्योंकि अपने भोजन के लिए ये सिर्फ पौधों पर डिपेंड करते हैं। और उन प्राथमिक शाकाहारी प्राणियों को खाने वाले भक्षक को द्वितीयक कहते हैं, जैसे इसमें मेढक दिखाया गया है। और मेढक को भी खाने वाले कौन होता है? वह सांप होता है। सांप क्या बोला गया है? तृतीयक बोला गया है। और सांप को भी कौन खाता है? बाज। ये सर्वोच्च भक्षक है। और बाज को भी इनके घटक अंगों में
इनकी गैस में, पानी में जो भी जिन चीज़ों से बने हैं, अलग अलग करने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, किसी को कहते हैं अपघटन कहते हैं। और कौन करता है, सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव इस प्रक्रिया को। नीचे दी गई आकृति क्या स्पष्ट करती है, यह आकृति सजीवों में होने वाले जीवन प्रक्रिया को स्पष्ट करती है। वो अब ध्यान दें, जीवन प्रक्रिया क्या होती है, जीवन को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए की जाने वाली समस्त प्रक्रियाओं को जीवन प्रक्रिया कहते हैं। और ये कई प्रकार की होती है, लेकिन इस फिगर में कौन सी जीवन प्रक्रिया है, वह है प्रजनन। प्रजनन की जीवन प्रक्रिया को स्पष्ट किया गया है विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों में और सजीवों में। नीचे दी गई आकृति से क्या समझते हो, यह आकृति बायोगैस संयंत्र है, बायोगैस प्लांट है। इसमें हम कार्बनिक पदार्थों को, सड़ी गली वनस्पतियों को, पत्तियों को, गाय के गोबर को, इन सब चीज़ों को इसमें हम प्रवाहित करके, इसमें डाल करके उससे हम गैस पैदा करते हैं और उस गैस का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। और साथ साथ में बायोगैस संयंत्र के द्वारा बड़ी उच्च किस्म के उर्वरक माने खादें भी बनाई जाती हैं। इस आकृति का पहला प्रश्न है, ऑब्जर्व द फिगर एंड आंसर द क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ टेलीस्कोप इज शोन इन द फिगर। इस फिगर में किस प्रकार के टेलीस्कोप का उपयोग किया गया है। नाम याद रखना, टेलीस्कोप शोन इन दिस डायग्राम इज द न्यूटोनियन टाइप ऑफ टेलीस्कोप। इस आकृति में न्यूटोनियन टाइप ऑफ टेलीस्कोप का प्रदर्शन किया गया है। प्रश्न नंबर 2, लेबल द मेन पार्ट्स ऑफ द डायग्राम। इस पार्ट में जब ये आकृति आपके एग्जाम में आएगी तो इसमें आप देखिए जो नाम लिखा गया है ना, वो नाम लिखा नहीं जाएगा, उसमें केवल संकेत होंगे, ABC होगा या 1 2 3 होगा, उसमें आपको नाम लिखना होगा, नाम आप देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 3, विच टाइप ऑफ मिरर डज द टेलीस्कोप यूज। इस टेलीस्कोप में कौन से प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखना, द टेलीस्कोप हैज यूज्ड द कॉनकेव मिरर। इस टेलीस्कोप में कॉनकेव माने अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। पहला प्रश्न। अगला प्रश्न है, व्हाट अदर टाइप्स ऑफ टेलीस्कोप यूजेस कर्व्ड मिरर। वो कौन कौन से और अन्य प्रकार के टेलीस्कोप हैं जिसमें कि गोलीय दर्पणों का उपयोग होता है। अब इसका उत्तर होगा, another telescope which used concave mirror is cassette grain type of the optical telescope। जितने भी प्रकाशीय टेलीस्कोप होते हैं उसमें हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। नीचे की आकृति क्या प्रदर्शित करती है, what does the diagram given below is showing। ये जो नीचे आकृति दी गई है यह उत्क्रांति के एक प्रमाण को प्रदर्शित कर रही है, उसे कहते हैं एनाटॉमी, शारीरिकी का प्रमाण। इसमें जो अंग दिखाए गए हैं इन अंगों को बोलते हैं समजात अंग, होमोलोगस ऑर्गन। समजात अंग क्या होते हैं, ऐसे सारे अंग जिनकी उत्पत्ति तो समान होती है किंतु उनकी रचना, बनावट और कार्य ये भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें समजात अंग कहते हैं। ठीक ना, अब ये अंग आप समझ गए होंगे। इस आकृति में आपको कुछ नहीं करना है, ये आकृति, ये डायग्राम आपके एग्जामिनेशन में आएगा और जो नाम लिखे गए हैं वहाँ पर केवल आपको बॉक्स दिया जाएगा, केवल नामकरण करना होता है। ये क्रोमोसोम का आकृति है, ऊपर जो भुजाएं हैं उसे पी भुजा बोलते हैं, नीचे वाले को क्यू आर्म या क्यू भुजा बोलते हैं और बीच वाले को गुणसूत्र बिंदु या सेंट्रोमियर बोलते हैं। नीचे एक यहाँ पर दिखाया नहीं गया है, नीचे एक जालिकावत कुंडली होती है, उसे हम जीन्स कहते। इस आकृति से आप क्या समझते हैं, ये आकृति किसी आपदा की तरफ दर्शाती है। ये बताती है कि घर में गैस का रिसाव हुआ है, लेकिन गैस का रिसाव होते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। पहली बात, स्विच जो कंडीशन में है उसको वैसे ही रहने दिया जाना चाहिए, स्विच को ऑन या ऑफ नहीं करना चाहिए, अपने मुंह पर या नाक पर भीगे कपड़े रखने चाहिए और जितना जल्दी हो सके घर से बाहर निकल जाना चाहिए और फायर ब्रिगेड को सूचना दे देनी चाहिए। ये आकृति में क्या समझते हैं, यह आकृति एक प्रकार के प्राकृतिक आपदा की आकृति है जिसे हम समुद्री तूफान या तूफान कहते हैं। दी गई आकृति से आप क्या समझते हैं, कोई दो अक्षर लिखिए। ये दी गई आकृति किसकी है, हाइड्रा की है। इसका संघ कौन है,
देहगुहीन प्राणी, आंतरगुहीन प्राणी, सीलेंट्रेटा नहीं, ऊपर स्पर्शिकाएँ हैं जिसमें इनमें गमन और शिकार करने की दोनों की क्षमता होती है। इस आकृति में हाइड्रा नामक प्राणी में, जो कि बहुकोशिकीय है, उसमें मुकुलन द्वारा प्रजनन की विधि को दर्शाया गया है। बेटा ये आकृति आपकी बड़े प्रश्न में आती है, इसका नंबर 3 या 4 नंबर का होता है, इसका लिखना पड़ेगा। अब ये आकृति से क्या समझते हैं आप इसमें लिखेंगे, यह आकृति एक प्रकार के कृत्रिम प्रजनन की मानव में कृत्रिम प्रजनन की पद्धति है। ऐसा होता कब है, कभी कभी माता या पिता दोनों में या किसी एक में कोई त्रुटि रह जाने से, कोई कमी रह जाने से जब वे बच्चे पैदा करने के योग्य नहीं रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में वैज्ञानिक पद्धति से परख नली, कांच नलिका में शिशु का फलन किया जाता है, जिसे कहते हैं IVF, परख नली में बच्चे को पैदा करना। इसमें कहते क्या है, सबसे पहले माता के फीमेल के अंडाशय से कुछ डिम्ब, 8 से 10 डिम्ब लेते हैं और पुरुष से उसकी वीर्य और स्पर्म लेते हैं। इन दोनों को वैज्ञानिक पद्धति से डॉक्टरों की देखरेख में परख नली में निषेचन कराया जाता है। जब ये भ्रूण बन जाते हैं, उचित समय आने पर इस भ्रूण को मां के गर्भ में स्थापित कर दिया जाता है। नीचे दी गई आकृति के बारे में व्याख्या दीजिए। नीचे दी गई आकृति यह पौधों के पुष्प के मादा जननांग का हिस्सा है। इसमें 3 हिस्से होते हैं। नीचे के फूले हुए भाग को अंडाशय या ओवरी कहते हैं। उसके ऊपर के भाग को वर्टिका या स्टाइल कहते हैं। सबसे अग्र भाग को स्टिग्मा कहते हैं, वर्तिकाग्र कहते हैं, जो लसलसा और चिपचिपा होता है। और ये लसलसा चिपचिपा इसलिए होता है ताकि पॉलिनेशन में, माने परागण में, इसमें सहायता हो। इस आकृति से आप क्या समझते हैं, यह आकृति प्रायः रोगियों के लिए उपयोग में लाई जाती है। इस आकृति को हम झूला पद्धति कहते हैं। इस पद्धति का उपयोग तब करते हैं जब रोगी कम उम्र का हो या कम वजन का हो, उसे और चलने फिरने में अक्षम हो, तो उसे एक व्यक्ति द्वारा उठा करके झूले की भांति एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने की प्रक्रिया होती है। तो बच्चों, इस प्रकार से आप लोगों ने देखा आपका ये पूरा फिगर जो दिया गया है। आगे कुछ फिगर और मैं आपको दूंगा, लेकिन ये कंफर्म कर लेंगे तो। और कमेंट बॉक्स में बताइए आपको फिगर पढ़कर कितना कैसा लगा। आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और मुझे आप बताइए, किसी प्रश्न में दिक्कत हो, किसी क्वेश्चन में समझ नहीं आया हो, तो आप बताते जाइएगा। हम आपको अगले वीडियो में फिर उसको देने का प्रयास करेंगे। और याद रखना, जितने क्वेश्चन आपको, बहुत ज़्यादा मैंने नहीं दिया है, बहुत कम दिया गया है, क्योंकि पूरे साल भर का आपका स्टडी का मटेरियल है ये, और पूरे पेपर में आने वाला है। इसमें आपको मिनिमम 20 to 30 मार्क्स के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाने वाले हैं, श्योर एंड सर्टेन। थोड़े फिगर और बचे हुए हैं, वो उसको मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। तब तक आप इसको अध्ययन कीजिए, इंतजार कीजिए अगले वीडियो का। थैंक यू।